नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार में। हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो सोनभद्र से है। एनटीपीसी की 500 मेगावाट की तीसरी यूनिट भी बंद हो गई है। टेक्निकल और मरम्मत के काम के लिए यूनिट बंद हुई है। 500 मेगावाट की 2 यूनिट पहले से ही बंद है। अब एनटीपीसी रिहंद की 3 यूनिट से उत्पादन बंद हो गया है। 3 यूनिट बंद होने से बिजली उत्पादन पर सीधा असर पड़ा है। इन यूनिट से रोज 548 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ करता था, लेकिन ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि एक तीसरी यूनिट भी बंद हो गई है। सोनभद्र से इस वक्त की बड़ी खबर, एनटीपीसी की 500 मेगावाट की तीसरी यूनिट भी बंद हो गई है। कारण ये बताया जा रहा है, एक तो टेक्निकल कारण, दूसरा मरम्मत के चलते बंद किया गया है। 500 मेगावाट की 2 यूनिट पहले से ही बंद है। अब एनटीपीसी रिहंद की 3 यूनिट से उत्पादन बंद हो गया है। 3 यूनिट बंद होने से बिजली उत्पादन पर सीधे तौर पर असर पड़ा है। इन यूनिट से रोज 548 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ करता है। एक और बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां पर बागपत के रहने वाले लड़के ने धर्म छिपाकर नाबालिग लड़की से दोस्ती की थी। दिलशाद खान उर्फ अमन नाबालिग का पीछा करते हुए उन्नाव के बांगरमऊ पहुंच गया। कार में लिफ्ट देते हुए नाबालिग को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया, वीडियो बना लिया। युवक ने वीडियो वायरल की धमकी देकर ब्लैकमेल करने की शुरुआत कर दी। 4 लाख रुपए की मांग भी की। पैसों की मांग पूरी नहीं होने पर युवक ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। नाबालिग के पिता की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बांगरमऊ क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने आरोप लगाया कि उसे एक गैर संप्रदाय का युवक लिफ्ट दे करके साथ में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और गैर संप्रदाय युवक के बारे में पता लगाया गया, जो कि बागपत जिले का रहने वाला था, जिसका नाम दिलशाद है। उसको तत्काल बांगरमऊ थाने की टीम ने अरेस्ट किया और विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों से कहा है कि वो लिखित दलीलें जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें हाई कोर्ट के फैसले के अध्ययन के लिए भी वक्त चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मेरिट लिस्ट को जारी करने का आदेश दिया था। 23 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई तय की गई है। तो बड़ी राहत मिली आज सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को, जिन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई के बाद सभी पक्षों से कहा कि आप अपनी तरफ से लिखित दलीलें जमा करवाएं, जिसके बाद अब 23 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। अब सभी पक्षों को अपना अपना जवाब दाखिल करना होगा। क्या कहेंगे, आज जो सुनवाई हुई है सीजे के यहाँ और उसके बाद अब इस पर रोक लगाई गई है प्रथम दृष्टया अभी तक? जैसा कि पिछले 4 वर्ष हम सफ़र कर रहे थे इस भर्ती में, और माननीय क्या कहते हैं कि उच्च न्यायालय का जो आदेश आया था वो लखनऊ पेंच से, और जिस हिसाब से जो अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पाए हैं वो चले गए हैं और जो चयनित हों वो भी चले गए हैं। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जो सरकार है, जो वहाँ की महाधिवक्ता हैं ऐश्वर भाटी मैम, वो अपना पक्ष वहाँ रखी हैं। वो कही हैं कि जो डबल बेंच का ऑर्डर हम उससे पक्ष में है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हमारे पक्ष में है, डबल बेंच का ऑर्डर पक्ष में है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पक्ष में है। हमें कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है कि आज सुनवाई हुई है तो हम घबरा गए हैं। ये बहुत बड़ा मैटर है, दलित पिछड़ों का मैटर है और इसमें हम घबरा नहीं रहे हैं। ये सुनवाई 15 दिन समीक्षा मांगी है सीजीआई ने, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे पक्ष में न्याय होगा। निश्चित तौर पर और भी लोगों से रिएक्शन लेते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, अभी फौरी तौर पर रोक लगाई गई है, रिटर्न सबमिशन मांगा गया है, कौन कौन से ऐसे मजबूत पक्ष हैं जो आपके पक्ष में खड़े होते हैं और आपको लगता है कि न्याय होगा? पहली बात तो ये है कि सरकार हमारे पक्ष में खड़ी है। जिनको नियुक्ति देना है, जो नियुक्ता है, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को पूरी तरह से मान चुके हैं कि नहीं हमारे सरकार में घोटाला हुआ है, हम पिछड़े दलितों के साथ न्याय करना चाहते हैं, वो सरकार हमारे साथ खड़ी है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर दिए हाईकोर्ट के आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और इस पर लखनऊ में मौजूद शिक्षक अभ्यर्थियों ने क्या कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। बात की धरने की तो तमाम मीडिया के लोग और जो आसपास के लोग हैं उन्होंने ये बात को पूछा हमसे कि आप लोग जब हाई कोर्ट का आदेश है 3 महीने का तो आप लोग धरना क्यों कर रहे हैं। आज सच साबित हुआ। हम लोग जानते थे कि मामला अगर सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ने की ताकत नहीं है हम लोगों में,
क्योंकि हम आरक्षित वर्ग से आते हैं और हम नौकरी तो कर नहीं रहे हैं। अब पिछले 4 साल में जो हमने संघर्ष किया है सड़क पर और सड़क से लेकर कोर्ट तक, उसमें हम लोग बहुत थक गए हैं और डर था इस बात का मामला सुप्रीम कोर्ट ना जाने पाए। हालांकि न्याय की व्यवस्था में वहाँ सबको अपना अपना अधिकार है जाने का और लोग गए, उससे कोई शिकायत नहीं है हमें। लेकिन सरकार ने 13 तारीख को रिजल्ट ऑर्डर आया और आज जब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं 9 तारीख को, तो आज तक कोई सरकार उस पर एक कदम आगे नहीं बढ़ी। तो जब चीज़ों को आप चाहते ही हो कि डिले हो, सुप्रीम कोर्ट जाए, स्टे हो और आपको मौका मिल जाए बताने के लिए, कहने के लिए कि मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, सब जो कोर्ट में है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे उस पर। यही सरकार चाहती, सरकार की मंशा पूरी हुई। देखिए, बिल्कुल उम्मीद है और हम लोग सही की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस बात का हमें डर था कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा तो हम आरक्षित वर्ग से आते हैं, हमारी इतनी क्षमता नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ पाएंगे। लेकिन सरकार जो 13 सितंबर को जो ऑर्डर आया था उस पर 13 अगस्त को जो ऑर्डर आया था उस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। वो भी कहीं न कहीं चाहते थे कि मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाए और ऐसा हुआ। तो और सुप्रीम कोर्ट ने 23 तारीख तक सभी से रिटर्न सबमिशन मांगा है और तब तक यथास्थिति बरकरार रखने को बोला है और मुझे आगे उम्मीद है कि हमें हमारे साथ न्याय होगा। और इस पूरे मसले पर अनुप्रिया पटेल का बयान भी सामने आया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान यह है कि फेसबुक के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी है, आरक्षित वर्ग के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, पहले की तरह लड़ाई जारी रहेगी। अनुप्रिया पटेल की तरफ से ये बात भी कही गई, हर संभव कानूनी मदद हम जारी रखेंगे। ये तमाम बातें अनुप्रिया पटेल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर, माफ कीजिएगा, फेसबुक पर पोस्ट करते हुए तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं और उन्होंने कहा है कि आरक्षित वर्ग के हक की लड़ाई हम आगे भी लड़ते रहेंगे, पहले की तरह हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हर संभव कानूनी मदद हम जारी रखेंगे उन तमाम लोगों को जो कि ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अयोध्या की रेप पीड़िता के परिवार ने आज सीएम योगी से मुलाकात की है। लखनऊ पहुंचकर सीएम से पीड़ित परिवार ने मुलाकात की। बीकापुर विधायक अमित सिंह भी मुलाकात के दौरान वहां पर मौजूद थे। सीएम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद उन्हें न्याय का भरोसा दिया। सीएम ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की। आज पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की, पीड़ित परिवार की व्यथा माननीय मुख्यमंत्री ने सुनी और जो पीड़ित परिवार ने विषय रखे, चूंकि उत्तर प्रदेश में आज योगी जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम हो रहा है और जब से जैसे ही उन्होंने दरखास्त पीड़ित परिवार ने दिया थाने पे, तुरंत दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई, उनका हाफ एनकाउंटर भी हुआ। इसके साथ साथ आज उसकी माताजी ने कहा कि हमें, चूंकि परिवार आर्थिक रूप से गरीब है, वो उनकी दिनचर्या मजदूरी पे चलती है, उनके पास कृषि के लिए भूमि भी नहीं है, तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि हमें कुछ आर्थिक सहयोग हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ये घोषणा की कि हम उनको तत्काल आर्थिक सहयोग के लिए भी उन्होंने कहा। और बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट के मामले में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन विस्फोट करने की तैयारी थी। आईएसआईएस साउथ मॉड्यूल ने धमाकों की साजिश रची थी। डार्क वेब और क्रिप्टो के जरिए फंडिंग की गई थी। बेंगलुरु बीजेपी ऑफिस पर भी हमले का प्लान बनाया गया था। ये तमाम बड़ी बातें सामने आई हैं। बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट के मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ। चूंकि एनआईए पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी और जब चार्जशीट दाखिल की गई तो उसमें ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन विस्फोट करने की तैयारी थी। आईएसआईएस साउथ मॉड्यूल ने धमाकों की साजिश रची थी। डार्क वेब और क्रिप्टो के जरिए फंडिंग भी की गई थी। बेंगलुरु बीजेपी ऑफिस पर भी हमले की योजना बनाई गई थी। कानपुर में ट्रेन डिरेल करने की साजिश की जांच अब तेज हो गई है। जांच में एनआईए की भी एंट्री हो गई है। एनआईए जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल को आगे बढ़ाएगी। तो जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। एटीएस पहले से ही पूरे मामले की जांच कर रही है और इसी क्रम में अब इसमें एनआईए की भी एंट्री हो गई है। एनआईए जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच आगे बढ़ाएगी। और कानपुर ट्रैक साजिश पर डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान आया है। उनका कहना है कि जांच आगे बढ़ रही है, हम गंभीरता से देख रहे हैं, मामले की जांच की जा रही है। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका का मुआयना किया है और हम लोग चीज़ों को गंभीरता से देख रहे हैं।
और जिस तरह के तथ्य प्रकाश में आएंगे हम मीडिया को अवगत कराएंगे। सर एटीएस भी मौके पे गई है, उसने मौका मुआयना को सबूत हम सभी पहलुओं को देखेंगे और बिना पूरी जांच पड़ताल किए इस पर कुछ भी कहना अभी संभव नहीं। और अमेरिका के टेक्सास से राहुल गांधी ने आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस ये मानती है कि भारत एक विचारधारा है, जबकि हम मानते हैं कि भारत कई विचारों का मेल है जिसमें सभी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। पीएम मोदी पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस चुनाव में लोगों को समझ आ गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के संविधान पर हमला किया। We believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election. When millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. I think currently huge problem in the education system is the ideological capture. So, feeding ideology through the education system. Most of our vice chancellors today are placed by the RSS. It's an organization that has a very particular perspective on life, on history, on the future. That's really damaging. Having one organization that is placing all its people in our education system, I think that's damaging. So ensuring that people who run our education system are independent, are not, ideological, or are not committed to sort of a particular way of thinking, I think is important. पीएम मोदी और आरएसएस के खिलाफ राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी हिंदुस्तान के बाहर जाकर भारत को ही गाली दे रहे हैं, चीन की तारीफ कर रहे हैं। लगता है कि वो चीन के पैसों पर ही पल रहे हैं। तो वहीं दुष्यंत गौतम ने कहा कि राहुल गांधी के दिमाग में सत्ता का बुखार चढ़ गया है। ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। इन पर तो ऐसे लोगों को, अगर कानून भारत में नहीं होता, अगर मोदी जी संविधान की रक्षा नहीं करते, तो ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, जो भारत की निंदा भारत के बाहर जाके करे। भारत चाइना से पैसा आता है, राजीव फाउंडेशन में पैसा आता है, 1 करोड़ 35 लाख रुपए पहले आया है। पाकिस्तान टेलीविजन के वो हीरो हैं। इसलिए राष्ट्रीय विरोधी जो देश बातें वो करते हैं और जो हमारे से देश घृणा करते हैं, उनकी मित्रता निभाने का काम करते हैं। और रामपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आजम खां की पत्नी कोर्ट से बरी हो गई हैं। तंजीन फातिमा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। बिजली चोरी के मामले में वो बरी हुई हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आजम खां की पत्नी को कोर्ट से बरी कर दिया गया है। तंजीन फातिमा को कोर्ट ने बरी किया है। बिजली चोरी के मामले में उनको बरी किया गया है। हाथरस में स्कूल बस और मैजिक में टक्कर हो गई। इस हादसे में मैजिक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। मैजिक सवार सभी लोग अलीगढ़ से आगरा की तरफ जा रहे थे। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के आगरा अलीगढ़ हाईवे पर लहरा चौराहे के पास यह हादसा हुआ। उधर शामली में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां तेज रफ्तार कार सड़क पर लगी बैरिकेडिंग से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बैरिकेडिंग आर पार हो गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि कार चला रहा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। यह हादसा भवन थाना क्षेत्र के दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर हुआ।
बरेली में लड़की का पीछा कर छेड़छाड़ करने वाले मुस्लिम युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि प्रेमनगर थाना इलाके में रात में ड्यूटी से घर लौट रही लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई थी। लड़की के विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। गाजियाबाद में डॉक्टर ने दोस्तों के साथ मिलकर गेट पर तैनात गार्ड के साथ मारपीट की। दोस्तों के साथ डॉक्टर ने शराब पार्टी की और फिर किसी बात पर गार्ड के साथ मारपीट की। गार्ड की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये मामला मुरादनगर दुहाई में लैंड क्राफ्ट मेट्रो होम सोसाइटी का है। पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर के धामपुर इलाके में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रेमी प्रेमिका की पिटाई उसके परिजनों ने चप्पलों से कर दी। दोनों की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मामला धामपुर थाना क्षेत्र के पंजाब कॉलोनी का है। दोनों को परिवार वालों ने बाजार में मिलते ही पकड़ लिया और चप्पलों से इनकी पिटाई कर दी। उन्नाव में चोरों ने मेन गेट पर लगे चैनल का ताला काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यह मामला पूर्वा कोतवाली क्षेत्र का है। मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर कमरे में रखे बक्से से 45 लाख के जेवर और 59,000 रुपए कैश चुरा ले गए। सूचना पर पहुंचे एडिशनल एसपी ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया। जांच पड़ताल की जा रही है। जी शाम को हम लोग लेटे थे और समथिंग चैनल बंद किया था 10 के समथिंग। तो रात में कोई हमको ऐसा लगा कि मेरे पास कोई आया है, लेकिन एहसास हो रहा है ऐसा लग रहा है कोई सपना देख रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं जागा नहीं, कोई नहीं उठा। सुबह आवाज़ आई ऊपर से माता जी की कि ऊपर आ जाओ। तो ऊपर गए तो माता जी बाहर जाती है मेरे पास। कितने बजे? सुबह 5 बजे। तो जब वो ताला खोलने आई तो कह रही बेटा चैनल बंद नहीं किया क्या? हमने कहा बंद किया था। नहीं चाबी कहाँ से मिलती? तो देखा चैनल कटा पड़ा ताला। हमका ताला कटा पड़ा, अंदर चोरी हो गई। देखा पूरे सब। बलिया के एक बंदी की मऊ जेल में आत्महत्या के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। पोस्टमार्टम के बाद परिवार ने शव को लेने से इनकार कर दिया। परिजनों ने मृतक को फर्जी तरीके से फंसाने के आरोप भी लगाए और घटना की उच्च स्तरीय जांच, 50 लाख मुआवजे, सरकारी नौकरी की मांग की। लाश के गांव में पहुंचने के बाद काफी हंगामा हुआ। बाद में प्रशासन के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। थाना उभाव जनपद बलिया में मुकदमा अपराध संख्या 63/2024 से संबंधित अभियुक्त मुकेश यादव, जो थाना उभाव क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो जिन पे 363, 366, 376 और पॉस्को की सुसंगत धाराओं में जनपद मऊ के जेल में निरुद्ध थे। तो 7 तारीख को अपराह्न में जेल प्रशासन से सूचना दी गई कि उन्होंने जेल परिसर के अंदर ही सुसाइड कर लिया है। उसके बाद वहाँ से उनका पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है। उधर झांसी में हत्या के आरोपी को सिंचाई विभाग ने वरिष्ठ सहायक के पद पर नौकरी दी। 6 साल बाद जब उसे उम्र कैद की सजा हुई तो अधिकारियों के होश उड़ गए। झांसी से लेकर महोबा तक अधिकारियों ने दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए। आरोपी अनूप दुबे ने 2013 में एक हत्या की थी और 4 महीने जेल में भी बिताए थे। उसने 2018 में अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी हासिल कर ली। हाल ही में अदालत ने उसे उसी मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद उसके अपराध का खुलासा हुआ। आरोपी फिलहाल जेल पहुंच गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी घटा दिया गया है। सस्ती दवाओं से मरीजों को बड़ी राहत मिली है। 12 से घटाकर 5% कर दिया गया है जीएसटी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कैंसर की दवाओं पर लगने वाले जीएसटी को घटा दिया गया है। अब उसकी दर 12% नहीं बल्कि 5% कर दी गई है। कैंसर की दवाओं पर अब 5% जीएसटी लगा करेगी, जो कि अभी तक 12% थी। बड़ा फैसला सरकार की तरफ से। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन तमाम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके लिए इलाज करवा पाना बहुत आसान नहीं होता। उनके लिए बड़ी राहत। 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है कैंसर की दवाओं पर लगने वाले जीएसटी को। गाजियाबाद में एक महिला के साथ बदसलूकी की गई। महिला के ऊपर पिस्टल भी तानी गई। ये मामला कविनगर थाना क्षेत्र का है। हमलावरों ने पिस्टल से 2 राउंड गोलियां भी चलाई। बताया जा रहा है कि एक गोली महिला की कार में लगी। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक सफेद पोश हाथ में पिस्टल लिए हुए नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
9 सितंबर को थाना क्षेत्र कबीरनगर पे देर रात लगभग 1 बजे के आसपास एक महिला अनुराधा तिवारी के द्वारा ये सूचना दी गई कि जब वो आरडीसी में थी उस समय उनके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट, धमकी तथा गाली गलौज किया गया तथा जब लड़ाई झगड़ा बढ़ा दूसरे पक्ष के द्वारा इनके ऊपर फायरिंग भी की गई। उक्त सूचना मिलते ही इनकी तहरीर के आधार पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस पूरे प्रकरण में जो मुख्य आरोपी हैं सूर्य चतुर्वेदी, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। पूरे प्रकरण में सभी बिंदुओं पर विस्तार से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आदमखोर भेड़िए का आतंक बरकरार है और आज एक बार फिर से भेड़िया न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुआ है। बहराइच जिले की महसी विधानसभा क्षेत्र के सिसैया चूरामड़ी इलाके में आज फिर से आदमखोर भेड़िए को देखा गया, जिसकी तस्वीरें हमारे सहयोगी ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड की और तत्काल इसकी जानकारी वन विभाग टीम को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने पूरे इलाके की सर्चिंग शुरू कर दी। ये बच्चा पहुंचता है और इस घाघरा नदी के छोटे से नाले को पार करके और इसी इलाके से उस तरफ जाता है जहां पर आदमखोर भेड़िए का बसेरा है। और 2 दिन पहले भी यहीं पर एक आदमखोर भेड़िया खेतों में दौड़ता दिखा था, जिसकी तस्वीर ग्रामीणों ने कैद की थी। लेकिन आज एक भेड़िया मेरे कैमरे में कैद हुआ है। यहाँ पर करीब में एक मेरे साथी ने कैद किया है, मेरे पत्रकार साथी ने कैद किया है, उसने मुझे दिया है क्योंकि वो यहाँ आया था किसी काम से। और वो दौड़ता हुआ बड़ा सा एक भेड़िया जो दिखाई दिया है, फॉरेस्ट विभाग के जो ड्रोन कैमरे हैं इसी इलाके में चल रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि अगर कहीं पर वो भेड़िया हो तो उनके कैमरे में आ जाए। हालांकि उन्हें ट्रेस हुआ है, हमें भी वो बता नहीं रहे, लेकिन उनकी पूरी टीम अभी इसी नदी के घाघरा नदी के नाले को पार करके उस तो बहराइच में भेड़िए का आतंक खत्म नहीं हुआ है। न्यूज 18 लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। न्यूज 18 की टीम आज नक्षेदपुरवा गांव पहुंची और लोगों से हमने बातचीत की। लोगों के मुताबिक घरों पर दरवाजे नहीं है, लाइट नहीं है, बस कभी भी आदमखोर अपने पंजे इस गांव में रख देता है। में एक तरफ वन विभाग का ऑपरेशन भेड़िया चल रहा है तो दूसरी तरफ न्यूज 18 की टीम भी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सर्च अभियान अपने तरीके से चला रही है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त चहलारी घाट के आसपास मौजूद है और आप इन तस्वीरों में देखिए कितना दुर्गम क्षेत्र है। जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां वहां तक घाघरा का ये उफान है। और वो सामने जो आप ये पुल देख रहे हैं यही चहलारी घाट का पुल है और इसी क्षेत्र में भेड़िए ने कई बार दस्तक दी है। और ग्रामीणों का कहना है कि अक्सर इस इलाके में इस तराई के क्षेत्र में भेड़िया दिखता है। अपने दाहिनी तरफ की तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरह बहराइच में भेड़िए की वजह से एक मां की दुनिया उजड़ गई। बीते 26 अगस्त की रात भेड़िए ने 5 साल के अयांश पर हमला किया था, जिससे अयांश की मौत हो गई थी। अब बच्चे की मां ने भेड़िए को जल्द पकड़ने के लिए गुहार लगाई है। जब हम लेटे रहन अच्छा। पहले ओके लैटरिन लग तो लैटरिन वैटरिन करावेगिन ताके बाद में सोएगिन सोए के बाद में जब वो पेटे भले पहुर रहा तभी हमका असला के कुछ मैंने गिरा है अच्छा। नीचे तो तैसे हम ऐसे घूम के मैंने युरावे लग तुरंत तो दूध दे लागिन अच्छा। तो ऐसे घूम के तले देखे ना मैं ऐसे उतने बता मैं खोजने कहा पता ही ना लग के कैसे गए कैसे अच्छा। नहीं भैया मान आए रहे। 69,000 शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी नौकरी देने वाली सरकार नहीं है, यूपी सरकार डबल गेम कर रही है। 3 दिन के काम में 3 महीने लगाया, जानबूझकर लिस्ट में देरी की गई, भर्ती सुप्रीम कोर्ट में जाकर अटका दी गई। ये तमाम बातें अखिलेश यादव की तरफ से कही गई हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा, आरोप लगाया, कहा कि बीजेपी नौकरी देने वाली सरकार नहीं है, यूपी सरकार डबल गेम कर रही है। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।